बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ से इसका इंतखाबी निशान बल्ला छिन गया। यही नहीं, तहरीक इंसाफ बतौर जमात 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से ही बाहर हो गई। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और बतौर डेमोक्रेट मैं इस पर अफसुर्दा भी हूं। मगर ये सब क्यों और कैसे हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जानना भी बेहद जरूरी है। तहरीक इंसाफ की बागदौड़ इस वक्त वकला के हाथ में है। सब मीडिया पर आ रहे हैं और पॉपुलैरिटी के मजे भी बटोर रहे हैं। क्या इन नामी गिरामी वकला को नहीं पता कि आइन और कानून के तहत इलेक्शन कैसे कराए जाते हैं? ये वकला जो कानूनी दावपेच के माहिर होते हैं, उन्हें नहीं पता कि अदालतों में सारी गेम ही दस्तावेज की होती है। उनको ऑनलाइन जलसों का पता है, मगर अपनी ऑनलाइन ऐप राबता पर कागजाते नामजदगी या इलेक्शन शेड्यूल अपडेट करने का क्यों नहीं पता? अकबर एस बाबर जैसे बदतरीन मुखालिफ को पार्टी से निकाले जाने का दस्तावेजी सबूत सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिखाया जा सका? इमरान खान को जेल से बाहर आने के बाद इस बात की इंक्वायरी जरूर करनी चाहिए कि उनकी पार्टी को इलेक्शन से बाहर करने की साजिश किसने रचाई। पीटीआई के ये नए करता धरता वकला सुप्रीम कोर्ट में क्यों कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर सके? अब सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट, खास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर डाला जा रहा है। यह एक हैरान कुन बात है कि अभी तक किसी आईनी माहिर के मुंह से एक बार भी, जी हां, एक बार भी नहीं सुना कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गैर आईनी या गैर कानूनी फैसला दिया है। तहरीक इंसाफ के अपने वकला रहनुमा सरदार लतीफ खोसा तो आज यह फरमा रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में खराबियां हुई, लेकिन ये कौन होते हैं फैसला देने वाले? इनका एतराफ था कि जी हमारा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं था, मगर क्या इलेक्शन कमीशन हेडमास्टर है? क्या इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करेगा कि उनकी पार्टी का सदर, जनरल सेक्रेटरी या कोई भी ओहदेदार कौन होगा? नामवर कानूनदान कहलाने वाले सरदार लतीफ खोसा के पास दलील में बस इतना ही था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी तो ऐसे ही इंतखाबात होते हैं। जी हां, पीटीआई खुद मान रही है कि उनका इलेक्शन गलत था, मगर सरापा एहतजाज है कि बल्ला क्यों छीना। डॉलर्स और व्यूज के चक्कर में कई इनकलाबी सहाफी और यूट्यूबर्स भी सरापा एहतजाज है कि हाय हाय, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह जुल्म क्यों कर दिया। सबकी दलील है कि पीटीआई ने गलत इलेक्शन कराए, मगर चूंकि वो बहुत पॉपुलर जमात है इसलिए उनसे बल्ला नहीं छीना जा सकता। ये रूल ऑफ लॉ के भाषण देने वाले कल से दुहाइयां दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला क्यों दे दिया। माजी की सुप्रीम कोर्ट को नजरिए जरूरत के ताने मारने वाले सारे इनकलाबी भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालबा कर रहे हैं कि एक बार फिर नजरिया जरूरत को जिंदा करके पॉपुलर फैसला क्यों नहीं दिया गया। डॉलर्स और व्यूज के चक्कर में ये नई रिवायत चल पड़ी है कि तहरीक इंसाफ कुछ भी कर ले, उस पर मुल्की आइन लागू ही नहीं होता। 9 मई को इमरान खान की पूरी जमात फौज पर चढ़ दौड़े तो भी उन्हें कुछ ना कहा जाए, क्योंकि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है। बतौर वजीर आजम इमरान खान दोस्त ममालिक की अरबों रुपए की घड़ियां औने पौने बेच डाले, मगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्योंकि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है। कौम के 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में डालने के बजाय मलिक रियाज को दे दिए जाएं और बदले में अरबों रुपए की जमीन डिकार ली जाए, मगर कोई उंगली ना उठाए। क्योंकि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है। पार्टी अपने ही बनाए गए आइन के मुताबिक इलेक्शन न कराए और उनकी अपनी ही पार्टी के लोग शिकायत लगाने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे, फिर भी उनसे कोई पूछताछ नहीं हो सकती, क्योंकि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है। हां, हमने इलेक्शन ठीक नहीं कराए, पीटीआई का वकील नेशनल टीवी पर आकर एतराफ भी कर ले, मगर उनसे इंतखाबी निशान नहीं छीना जाए, क्योंकि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है। पॉपुलैरिटी जहनी गुलामों की दलील तो हो सकती है, डेमोक्रेट और आजाद लोगों की नहीं। कौम को मुबारक हो कि आज की सुप्रीम कोर्ट का काजी अदालती इंजीनियरिंग में मुलव्वस नहीं है। समात का अहवाल लाइव टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। फैसले आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं। अदालती इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? अगर कोई भूल गया है तो हम याद दिलाते हैं ना। नाजरीन,
अदालती इंजीनियरिंग वो होती है कि ऑपोजिशन लीडर सड़कों पर ख्वार हो रहा हो और सुप्रीम कोर्ट का एक जज कहे कि इधर उधर ना भटको और वक्त के वजीर आजम को निकालने के लिए मेरे पास दरखास्त लाओ। अदालती इंजीनियरिंग वो होती है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही ट्रायल कोर्ट बन जाए, केस पनामा का चल रहा हो और अकामा निकल आए। अदालती इंजीनियरिंग वो होती है कि दरखास्त गुजार को रिलीफ दे दिया जाए जो उसने मांगा ही ना हो। अदालती इंजीनियरिंग वो होती है कि केस पनामा का हो और वक्त के वजीर आजम को बेटे से कभी ना ली गई तनख्वाह छुपाने पर ताहयात ना अहल करके घर भेज दिया जाए। बहुत से अहम सवालात हैं जिनका हम आज की इस नशिस्त में जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बने होंगे जी राना एहसान अफजल, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और हामिद खान साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शो का आगाज हामिद खान साहब आपसे करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब वक्त देने के लिए। सर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू पीपल, इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन। मुश्किल इसीलिए है क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं है, और बल्ले ना होने का मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात में है ही नहीं। सर, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हामिद खान साहब, किसको जिम्मेदार समझते हैं? इसको बेसिकली तो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी किसी के इशारे पर ही सब कुछ करता है ना, और फिर उसके बाद बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट का जो परसों का फैसला है उसको, तो बहरहाल ये एक सोची समझी स्कीम है जिसके तहत उन्होंने जो पाकिस्तान की सबसे अब्दुल अजीज पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी सबसे ज्यादा नुमाइंदगी थी पिछली उन 2018 के इलेक्शन के बाद, उनको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया और एक ऐसी बुनियाद पर किया है जिसका कोई की जस्टिफिकेशन नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर आज तक तो पहले किसी पार्टी को बाहर नहीं किया गया था। ये पहली दफा नई कोशिश हुई है किसी पार्टी के इंटरनल अफेयर्स के अंदर दाखिल होकर उसको इस बात पर डिस्क्वालीफाई करके जो है इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। राइट लेकिन सर, ये आप जैसे कह रहे हैं कि ज्यादती हुई है, आप ये समझते हैं कि ये बेसिकली सही नहीं हुआ आपकी पार्टी के साथ, लेकिन मैं लतीफ खोसा साहब को सुन रही थी और लतीफ खोसा साहब जो है वो इस चीज को एडमिट कर रहे थे। मैं उसके एडमिशन के ऊपर बहुत ज्यादा हैरान हूं आपका ये मौकफ सुनने के बाद कि लतीफ खोसा साहब जिस तरह से ये एडमिट कर रहे थे कि हाँ मैं मानता हूं कि हमारे इंतखाबात के अंदर कोताही हुई, हाँ मैं मानता हूं कि हमारे इंतखाबात ठीक नहीं हुए, लेकिन फिर भी ये फैसला नहीं आना चाहिए था। अगर आप अपनी गलती को तस्लीम भी कर रहे हैं तो फिर भी आप दूसरों के ऊपर या फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या फॉर दैट मैटर इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं जब आप ही ने अपने इंतखाबात ठीक से नहीं कराए? नहीं, ये उन्होंने अगर उसने ये बात कही है तो गलत बात कही है। उसको ना उसने इस केस को हैंडल किया हुआ है कि वो इस पर बयान दे सके, क्योंकि अली जफर ने मेनली इस केस को हैंडल किया और बड़ा ठीक हैंडल किया। इलेक्शन बिल्कुल जो पार्टी के आइन के मुताबिक हुए थे, जिस तरह दूसरी पार्टियों ने अपने आइन के मुताबिक कराए थे वही इसी तरह हमने कराए। और हमारे साथ ज्यादती तो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने खामखा हमारे पिछले साल के कराए हुए इलेक्शंस को लज़म करके और फिर कहा कि 20 दिन के अंदर कराओ, ऐसे वक्त में किया जब इलेक्शन सर पे आ चुका था। ये सारी बात अगर आप इनके वाकयात देखें, तारीखों के हिसाब से देखेंगे तो इसमें नजर आता है कि पीछे एक साजिश थी कि इन दिनों में इनको फंसाओ, 20 दिन में इलेक्शन कराना मुश्किल है, इलेक्शन कराएं तो फिर उसमें कोई और वजह ढूंढ के उनको कलअदम करके हम पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर। बड़ी आपने अच्छी बात की है हामिद खान साहब, बड़ी प्रोग्रेसिव बात की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर मैं आज के फेस की बात करूं तो वो लतीफ खोसा साहब हैं, पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आज उन्होंने एक्सटेंसिवली 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शोएब शाहीन साहब उनके बिल्कुल बराबर में थे और उन्होंने बोला ये कि हाँ मैं मानता हूं कि हमारे साथ हमने इंतखाबात जो है वो ठीक नहीं कराए, हमसे इंतखाबात कराने में चूक हुई, गलती हुई, लेकिन ये हेड मास्टर लगते हैं जो इस तरह का फैसला देंगे। सर, तो फिर मैं बुनियादी सवाल तो आपके सामने रखूंगी कि सुप्रीम कोर्ट या फॉर दैट मैटर वट एवर कोर्ट इट इज, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर डॉक्यूमेंटेशन, सबूत मैटर करते हैं, तो आपकी लीगल टीम, पीटीआई की लीगल टीम वो दस्तावेजात क्यों नहीं दे पाई? खास तौर पे व्हेन इट कम्स टू अकबर एस बाबर, somebody like as rigid like अकबर एस बाबर। आपका मुकाबला किसी आम ऑर्डिनरी पीटीआई के मेंबर से नहीं था, अकबर एस बाबर साहब से था, जो कि बार बार पीटीआई को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, टेकिंग टू द क्लीनर्स, बार बार वो ये करते रहे हैं। नहीं बाबा, हमारा मुकाबला अकबर एस बाबर से नहीं था, हमारा मुकाबला तो
इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट के साथ था, वो तो उसके सामने उन्हें इस्तेमाल करने के लिए उन्हें सामने लाया गया था। ये छोड़े इस बात को कि वो क्या कहता है, बात तो ये है, ये सारी बात बता दी थी कि ये मामला इंटरनल है और इस आदमी को पार्टी में नहीं है बड़े अरसे से, तो इसका ये काम जो था ये सुप्रीम कोर्ट का था ही नहीं कि इस किस्म के फैक्ट्स के मामले में जाती। ये 12 का ये फैक्चुअल मैटर है। अगर किसी को तकलीफ है कि वो पार्टी के अंदर है या पार्टी से बाहर है, तो ये सिविल कोर्ट है जहां पर जाके वो पार्टी के खिलाफ इसकी डिक्लेरेशन लेता कि मैं अभी भी पार्टी का मेंबर हूँ। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के लिए तो मुनासिब ही नहीं कि वो इस किस्म के फैक्ट्स में जाए, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। ये बात हमने वजाहत से कही थी। इसलिए हम समझते हैं कि जिस तरह ना ही इलेक्शन कमीशन का काम है कि फैक्चुअल डिक्लेरेशन देते फिरे कि फलां मेंबर है कि नहीं और फलां कंप्लेनेंट हो सकता है कि नहीं, उसका काम बड़ा लिमिटेड है। हमने सर्टिफिकेट देना है एक पार्टी ने कि हाँ हमने ये इलेक्शन करा दिए, फलां तारीख को करा दिए और फलां लोग मुंतखब हो गए, अनअपोज हो गए ये इलेक्शन के नतीजे में। तो मेरे नजदीक तो एक गैर जरूरी कंट्रोवर्सी छेड़ी गई, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी, जिसका कोई जवाब नहीं बनता। नहीं, अभी आपने कहा कि आपका मुकाबला एस्टैब्लिशमेंट से है और इलेक्शन कमीशन से है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने तो एक टफ फाइट पुटअप की सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों की बुकलर की टीम के अगेंस्ट, और उसका नतीजा हमारे सामने है। एस्टैब्लिशमेंट, अब जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की जगह फौज का लफ्ज भी ठीक ही है, तो हम फौज ही इस्तेमाल कर लेते हैं। आपका मुकाबला फौज से कैसे है सर? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट सारे पीछे जो कुछ कर रही है, इतने महीनों से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। एक ऐसी हुकूमतें काम कर रही हैं जो आइन की लिमिट से बियॉन्ड जा चुकी हैं, और 90 दिन के बजाय ये कोई पंजाब और केपी की गवर्नमेंट तो पिछले तकरीबन 200-250 दिनों से काम कर रही। तो इस वक्त इसके पीछे कौन सी कुव्वत है जो कि आइन से बाहर करते हुए ये सारा कुछ कर रही है? तो मेरा नहीं ख्याल इसके लिए कोई मुश्किल साइंस है समझना। हर आदमी समझ रहा है कि पीछे खेल क्या हो रहा है, क्यों एक पार्टी के पीछे सारी कुव्वतें पड़ गई हैं, क्यों एक पार्टी को बाहर करने के लिए, उनके लीडर्स को बाहर करने के लिए इलेक्शन प्रोसेस से ये सारे काम हो रहे हैं, और क्यों इस्तेमाल मुख्तलिफ अदारे किए जा रहे हैं। ये सारी बातें बड़ी वाज़ेह हैं। मैं नहीं समझता कि इसके बारे में लोगों को समझ नहीं है या आम फहम बातें नहीं है। अब ये आम फहम बातें हो चुकी हैं जो कुछ भी हो रहा है। ठीक है सर, लेकिन आगे का लाहे अमल क्या है? आप लोगों के पास अब क्या ऑप्शंस है नेशनल असेंबली पहुंच करके इंतखाबात में, या व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आप लोगों ने आगे अपना क्या एटीट्यूड अपनाना है, क्या लाहे अमल करना है? देखिए, इसके ऊपर सोच विचार हो रही है जी, इस पर हम सोच विचार कर रहे हैं। तो मामला जो भी होगा हम अपना लाहे अमल सबके सामने लाएंगे, कौम के सामने लेके आएंगे। यानी अभी तक हामिद खान साहब ने, जिस तरह से मैं आपकी बात से नतीजा अखज़ करूं कि अभी तक प्लान ए तो आप लोग का काम नहीं कर सका, जो कि था कि आप कोर्ट के अंदर जो है वो काम करेंगे। प्लान बी भी आपका काम नहीं कर सका, वो जो पीटीआई एन में शमूलियत करनी थी और नहीं करनी थी। उसके बाद प्लान सी और प्लान डी आपके पास नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जिनके पास अब बल्ला नहीं है और हर एक के पास अलग अलग इंडिविजुअल निशान है, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन लड़के कुछ इत्तेहाद बनाएंगे, किसी को ज्वाइन करेंगे? मतलब कुछ नहीं है आपके सामने, कुछ प्लान नहीं है। बहरहाल हर प्लान आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए पार्टियां अपने इंटरनल वर्किंग में चीजों को फैसले तक पहुंचती हैं, तो आप इस बात को का मफरूजा ना बना लें कि कोई प्लान है ही नहीं। देखेंगे वो जो भी होगा वो आपके सामने आएगा। ओके फाइन, फेयर इनफ। इफ यू वांट टू कीप द कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपके इस क्विक बिट के लिए। मैं जरा बाकी पैनलिस्ट की तरफ बढ़ना चाहूंगी। राना एहसान अफजल खान साहब है मेरे साथ, एंड शाहिदा रहमानी साहिबा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का भी ज्वाइन करने का। असल में रान साहब, आपको पता है ना, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत मारामारी भी चल रही है। एक तो बेचारों के साथ बुरा इतना हो रहा है, मतलब आज आके उनके पास बल्ले का निशान था। लीडर भी आप लोगों की ख्वाहिश के ऊपर बड़े खुश आप लोग हो रहे हैं। लीडर भी उनका जो है वो इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, जो बानी चेयरमैन है, और अब बल्ला भी उनके पास नहीं है। तो आप तो इस पूरी सूरत हाल के ऊपर बहुत खुश होंगे। और मजे की बात यह है, इसे आप इत्तेफाक कह लीजिए या आप लोगों की प्लानिंग कह लीजिए, कि यहां फैसला आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है। वहां हमने देखा मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के जलसों के और आउटडोर जाने के शेड्यूल भी सामने आ गए हैं। कितना हसीन इत्तेफाक है। यू मस्ट बी रियली हैप्पी, है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
نہ ہماری خواہش کے مطابق کچھ ہوا ہے اور نہ ہماری پلاننگ کے مطابق کچھ ہوا ہے، اور جلسوں کا اسکیڈول تو پہلے سے ہی اناؤنس تھا، تو تینوں کے آپ کو جواب دے دیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے ایک الیکشن کرایا جس کے اوپر ای سی پی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس الیکشن میں مسائل ہیں، اور انہوں نے موقع دیا کہ آپ ایک اور الیکشن کرا لیں، اور جو آپ کے گیپس ہیں، لوپ ہولز ہیں، جو آپ نے کوڈ آف الیکشن کو، کوڈ آف کانڈکٹ کو نہیں فالو کیا، آپ اس کو پورا کر لیں، اور آپ ایک الیکشن کراتے ہیں جو کہ ٹوٹل فارس ہے، ٹوٹل جعلی الیکشن ہے، اور پھر آپ کو جب سپریم کورٹ میں موقع ملتا ہے، ای سی پی اس کو اسٹڈی کرتی ہے اور اس کو رد کر دیتی ہے، پھر سپریم کورٹ تک معاملہ چلا جاتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، آپ کے پاس فلانی چیز ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں ہے، اور پھر آپ کہیں کہ ہمارے بلے کا نشان کیوں چھین لیا؟ تو نہیں، یہ آپ کی اپنی کارستانیاں ہیں۔ اور جہاں تک جیل میں جانے کی بات ہے اور دیگر معاملات ہیں، تو ہم نے کہا تھا 9 مئی کا واقعہ کریں، ہم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے 10 جگہوں کے اوپر پاکستان میں یک وقت فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کریں، ہم نے کہا تھا آپ گاڑی پہ چڑھ کے فوجیوں کی پتلونیں لہرائیں۔ یہ تو آپ کی اپنی ایک پالیسی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ میر جعفر میر صادق کے نعرے لگانے، پولرائزیشن کرنی ہے، نفرت کے بیج بونے ہیں، ملک کو تقسیم کرنا ہے، اور پھر آگے اپنی سیاست چمکانی ہے۔ تو آج جو آپ اپنے معاملات کر کے آج جب آپ پھنس گئے ہیں، تو خدارا اس کو بینش ہمیں نہ کہیں کہ یہ ہماری پلاننگ تھی یا ہم کوئی خوشیاں منا رہے ہیں، چلے یا ہم بینیفیشری جو تو ہے آپ ہوں گے، پلاننگ نہیں تھی، چلے بینیفیشری، فائدہ تو آپ کو ہوگا، ایٹ لیسٹ بی ماڈسٹ انف ٹو ایکسپٹ دس۔ دیکھیں نہیں، بات یہ کہ جو اب بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ کوئی فارس الیکشن ہے، یہ فیک الیکشن ہے، یا اس کی کریڈیبلٹی جو ہے، بھائی آپ کیوں کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس کی کہیں خراب ہوگی؟ ایک جماعت ہے، اس نے کمپلائنس نہیں کی، اس نے جو ہے وہ ملک کی ریاست کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی، میوٹنی کرنے کی کوشش کی، آج اگر اس کو قانونی اس کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے تو یہ کوئی سازش ہو رہی ہے ان کے خلاف۔ کیپٹل ہل پہ جب حملہ ہوا تھا تو 350 لوگوں کو سزائیں ہو گئی، ہم تو کہتے ہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا 9 مئی کیوں نہیں سزائیں ہوئی ابھی تک، کیوں نہیں جو ہے وہ کیفر کردار تک لوگوں کو پہنچایا گیا، جنہوں نے پلاننگ کی، ابیٹمنٹ کی، جنہوں نے ایگزیکیوشن کی، کیوں یہ ڈیلے آ رہا ہے اتنا زیادہ؟ تو یہاں پاکستان کے اندر تو جو ہے بانی پاکستان تحریک انصاف اٹھا کر کے الیکشن سے باہر پھینک دیا گیا ہے، پارٹی کا نشان الیکشن سے باہر پھینک دیا گیا ہے، جو باقی پوری پارٹی ہے ان کو بہت ہی فنی قسم کے، مجھے تو لگتا ہے ٹرولنگ والے ان کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے نشانات مل رہے ہیں، مطلب حیران کن طور پہ مجھے تو ان کے نشان دیکھ کر کے بھی ہنسی آتی ہے۔ تو اگلا بندہ آپ سے سازشی تھیری بھی ڈسکس نہ کرے، اگلا بندہ صرف یہ تھیری بھی نہ دے کہ نہیں یار شاید کوئی سازش ہو گئی ہے، ایسے تو نہ کرے، اتنے بے رحم تو آپ لوگ نہیں تھے رانا صاحب۔ نہیں آپ یہ سازش کیوں کہہ رہے ہیں؟ پتہ ہے سب کچھ کیا ہوا ہے؟ آپ نے سائفر سے ڈرامہ شروع کیا، بلکہ آپ یہاں اس سے پیچھے چلے جائیں، آپ کو کہا گیا کہ آپ نے آئین شکنی کی نو کانفیڈنس کے اندر، خان صاحب نے کی اور ان کے جو صدر تھے اور ڈپٹی سپیکر تھے، لیکن سزا نہیں سنائی گئی۔ آئین شکنی آپ ماتھے پہ لکھا گیا لیکن سزا نہیں سنائی گئی، تب سے معاملہ شروع ہے۔ 63A کی تشریح کر کے آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات رکھ لی۔ کرتے ہیں بات، مجھے تو لگتا ہے بڑے دکھی ہیں، مجھے نہیں پتا آپ اس چیز کا واقعی یہ پی ٹی آئی کا ہی دکھ نکال رہے ہیں یا اپنا پرسنل دکھ نکال رہے ہیں۔ I'll speak to you، مجھے نا فرسٹ سیگمنٹ کے اندر ایک کوئک بٹ ذرا شاہدہ رحمانی صاحبہ سے بھی لے لیں before I go on a break۔ شاہدہ بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ شاہدہ صاحبہ بلاول تو بہت خوش ہیں، مطلب وہ بالکل اس قسم کی ڈپلومسی میں نہیں پڑ رہے ہیں جیسے یہ رانا صاحب کی پارٹی ہے کہ نہیں ہمیں تو کوئی دکھ نہیں ہوا، ہمیں تو کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے، ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہے۔ بلاول خوش ہیں، وہ تو کہتے ہیں اب میدان میں صرف 2 پارٹیاں رہ گئی ہیں، ایک شیر اور ایک تیر، اور بلکہ ایک قدم آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بلہ تو چلے گیاس ہو گیا، اب جو تیر ہے وہ شیر کا شکار کرے گا، شیر کا خون نکالے گا، وہ خون جو کہ شیر نے پاکستانی عوام کا پیا ہے۔ مطلب یہ تو ٹو مچ ہی ہو گیا، آپ لوگ تو بہت خوش ہیں۔ بہت شکریہ بینش۔ ابھی جس طرح آپ نے عرض کیا، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بلے کا نشان واپس لیا گیا، اس سے پہلے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، شیر بھی واپس لیا گیا، تیر کا نشان جب سینٹ کا ہوا تھا الیکشن، اس کے بعد ہمارا تلوار کا نشان تھا پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، جو کچھ ہوا اس کو ایک بہت طویل ہسٹری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مظالم ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں نشان تیر ملا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں تو پوری قوم نے دیکھی۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سب مقبول ترین پارٹی تھی جس ٹائم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کو تختہ پلٹا گیا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد انہیں تختہ دار تک پہنچایا گیا،
फिर पीपल्स पार्टी का नाम लेना एक जुर्म बन गया था। एक बहुत लंबी और एक बहुत तवील दास्तान है। ठीक। लेकिन आप आज जो चीखें निकल रही हैं, मैं समझती हूँ कि इन्हें उस वक्त भी जब ये इख्तिदार में थे पीटीआई, तो जब भी सदर जरदारी साहब और चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुतादिद बार कहते थे कि हम तो बर्दाश्त कर गए, आप कैसे करेंगे। और आज जो है इनको आजाद लड़ना पड़ रहा है। और बिल्कुल इस वक्त ये तो कोई दो राय है नहीं, इस वक्त दो पार्टीज बड़ी हैं जो आमने सामने मद्दे मुकाबिल है। और ये भी कोई इसमें कोई शक की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी का निशान तीर है। और इस तरह के जुमले जो है इलेक्शन के अंदर होते हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं। और मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी इस वक्त अवाम के अंदर है। और आज से नहीं, जब से इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे थे उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाइड लीडर है और उनके जो वर्कर्स हैं वो सबके सब अवाम में हैं, इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। और इस पर पीपल्स पार्टी आप देख लें कि मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कैंपेन के अंदर है, बाकी दीगर पार्टीज जो है वो नजर नहीं आ रही। तो यही वजह है। ठीक है, पॉइंट आ गया है। और बहुत सी बातें जो बिलावल साहब ने की, बारी बारी करते हैं, प्रोग्राम के 3 सेगमेंट होते हैं, तो मैं वापस आती हूँ। छोटा सा मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आजाद उम्मीदवार हैं इनको शाहिदा रहमानी साहिब अपनी पार्टी में एडजस्ट करेंगी या राना एहसान अफजल खान साहब जो है वो अपनी पार्टी में एडजस्ट करेंगे। जवाब इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। राना एहसान अफजल खान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये जो आप अपना कथारसिस कर रहे हैं, ये वाकई आप पार्टी के बिहाफ पर कर रहे थे, वाकई आप पार्टी के बिहाफ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे, या फिर आप पर्सनली अपना कथारसिस कर रहे थे? बिकॉज मुझे आपका नहीं पता, बट आई एम रियली सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी, नेशनल की भी नहीं दी, आपको तो पीपी की भी नहीं दी। अब मुझे बताएं, आपका पहले पर्सनली अगला लाहे अमल क्या है? आप अपनी पार्टी से नाराज हैं? आप अभी भी नून लीग में हैं? आप अभी भी नवाज शरीफ साहब की और उनकी टीम के साथ काम करेंगे? आपको सेनेट में एडजस्ट किया जा रहा है, मतलब, या आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं? आपका पर्सनल लाहे अमल क्या है? व्हाट इज योर पर्सनल स्टैंडिंग एंड स्टेटस? बीनेश, डेफिनेटली मेरे लिए एक सेटबैक है। हम 97 से हल्के की सियासत कर रहे हैं और पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन मैं पार्टी के लिए या पार्टी का स्पोक्स पर्सन या पार्टी के लिए इसलिए काम नहीं कर रहा था कि अगर मुझे टिकट ना दिया गया तो मैं पार्टी के खिलाफ चलूंगा। हम इस 30 साल से पार्टी के साथ वाबस्ता हैं और इसलिए वाबस्ता हैं क्योंकि मैं समझता हूं जेन्युइनली कि ये पार्टी जो है बेहतरीन पार्टी है इस मुल्क के मसाइल हल करने के लिए। और ये एक जद्दोजहद है। सियासत में आप एक पब्लिक सर्विस के लिए आते हैं तो सेटबैक्स हो जाते हैं, तो आई एम विद माई पार्टी, आई एम विद माई लीडरशिप। और हमारी वो सियासत नहीं है जो मफाद बेस्ड सियासत होती है। इससे पहले भी हमें बड़े मौके मिले, बड़ी ऑफर्स आई कि आप आगे पीछे हो जाएं, लेकिन हम जमात के साथ हर वक्त खड़े रहे, मुशर्रफ के टाइम पे भी, अभी भी खड़े। और इंशाल्लाह जो मेरा पर्सनल इशू है, ये जो मैं तो अभी भी एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन आपके पास इस प्रोग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपनी जमात का पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन पर्सनली मैं अपना मैटर जो है अपनी लीडरशिप के साथ टेकअप करूंगा। और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि पार्टी को एहसास भी है और वो जानते भी हैं और इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन ये जमात जो है इस मुल्क के लिए बेहतर जमात है। इस जमात से के जो मसाइल हैं इस मुल्क नहीं, के, आपके लिए तो राना साहब ये जमात बेहतर साबित नहीं हुआ। अभी तो मैंने आपसे आपके लिए पूछा, आपके लिए तो जमात बिल्कुल बेहतर नहीं साबित हुई। मुल्क की आप छोड़ दें, मुल्क के ऊपर तो हम रोजाना डिस्कशन करते हैं, अभी आगे भी करेंगे। लेकिन क्या आपसे कोई बात हुई है? आपको टिकट क्यों नहीं दिया? क्या सेनेट में आपको एडजस्ट करेंगे, या फिर एक दफा फिर से हम देखेंगे कि जब एक इत्तेहादियों की हुकूमत मिलकर के आ जाएगी तो आपको कोई एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर या एडवाइजर टू फलानी मिनिस्ट्री आपको बना दिया जाएगा? मतलब कुछ क्लैरिटी है कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, ये मेरी इंशाल्लाह मैंने पहले भी हर जहां पार्टी ने मुझे समझा कि जरूरत है मैंने अपना रोल अदा किया। मेरी इंशाल्लाह पार्टी जो है वो साथ लेके चलेगी। इस तरह की मैंने कोई उनसे जो है ना कोई मेरी डिमांड है। आई एम श्योर पार्टी को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और वो यूटिलाइज करेंगे। तो वर्किंग फॉर द पार्टी एंड आई एम विद द पार्टी। ठीक है, यानी कि अभी तक आपकी जो ऑफिशियल है कोई बातचीत नहीं हुई है आपके पर्सनल हल्के और आपकी पर्सनल सीट के हवाले से? नहीं, मुझे मेरे से माजरत भी की गई है और वो उन्होंने मुख्तलिफ मजबूरियां थी जमात की इस टिकटिंग प्रोसेस में, और टिकटिंग प्रोसेस कभी भी 100%
آپ کہہ لیں، دیکھیں آپشن یہ تھی کہ میں پارٹی کے خلاف الیکشن آزاد کھڑا ہو جاتا، ٹھیک ہے، تو میں نے جس طرح کہا کہ یہ آپشن میں نے نہیں اویل کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جماعت کے ساتھ جہاں کھڑے وہاں کھڑے رہتے ہیں، اگر کوئی سیٹ بیک پرسنل تو جی میرے ساتھ رہے گا. شاہدہ رحمانی صاحبہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو بلاول ہیں وہ ان کو تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے اس بات کے اوپر، اور اس لیے ہر جلسہ در جلسہ وہ نون لیگ کے اوپر ایک ہارڈ لائنر کے طور پر اٹیک کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج مریم نواز کا پہلا جلسہ تھا اکاڑا میں، اور شاندار جلسہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے اپنی پوری تقریر میں، ان کی ہو گئی ہے تقریر، لیکن پوری تقریر کے اندر انہوں نے بلاول کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی. تو کہیں اس وجہ سے تو زیادہ ریاکشن آپ لوگ نہیں شو کر رہے کہ نون لیگ کی طرف سے تو آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کی جاتی، وہ آپ کو اتنی امپورٹنس ہی نہیں دے رہے ہیں، اس چیز کا غصہ تو نہیں نکال رہے بلاول کہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی مکمل تیاری کے ساتھ الیکشن کیمپین کے اندر اترے ہیں، اور لاہور سے 127 سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف لاہور، پورے پاکستان میں جا رہے ہیں، ان کا پورا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے، اور وہ ڈیلی بیسس پہ 1 سے 2 جلسے جو ہے وہ عوام میں جا کر رہے ہیں. اور اصل مقابلہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن کے اندر بالکل مخالف پارٹی پہ جو ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں اسے اجاگر کیا جاتا ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں شاہدہ، یہ آپ کو لگ رہا ہے، یہ آپ کو لگ رہا ہے شاہدہ کہ آپ کا مقابلہ نون لیگ کے ساتھ ہے. نون لیگ کو لگتا ہے کہ ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، نون لیگ کو لگ رہا ہے وہ بلا مقابلہ ہے. نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے آج تک کہ ان کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، چونکہ وہ لاسٹ الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کو ہی اپنا مد مقابل سمجھتے رہے، اور آج بھی جو مریم بی بی کی اسپیچ تھی وہ مستقل جو ہے پی ٹی آئی کو انہوں نے اور اس کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا. لیکن آپ دیکھیے گا الیکشن کے نتائج بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بامقابلہ پی ایم ایل این ہوگا. اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ 3 مرتبہ جو شخص پرائم منسٹر رہا ہو اس نے اس ملک کے لیے کیا کہ آپ 2008 سے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی کا دور دیکھیں کہ ہم سادہ اکثریت کے ساتھ تھے. ہم نے 18 امینڈمنٹ جیسی تاریخ ساتھ آئینی ترمیم کی، تمام پارٹی کو لے کر چلے، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کیا، کوئی سیاسی اسیر نہیں رہا. تمام پارلیمنٹیرین کو ہم نے ایکول مراد دی، تمام پارلیمنٹیرین کو جو آئین اور قانون کے مطابق پرائم منسٹر ان کو فلور آف دی ہاؤس ان کے مسائل سارٹ آؤٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگرام، اور وہ ایگریکلچر جو کہ ہم امپورٹ کر رہے تھے وہ تمام اجناس اس کو ہم نے ایکسپورٹ پر دے کر گئے. ملکی خزانہ وہ جو خالی وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھی بار مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے نام نہیں لے رہے، لیکن نواز شریف کی بات کریں، نون لیگ کی بات کر رہے ہیں، کون مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ووٹ تو انہیں سے مانگ رہے ہیں جن سے آپ نے مانگنے. وہی لوگ جن سے وہ معافی مانگ کر چور دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ مجرم ہو جاتے ہیں، عدالتوں سے سزا یافتہ ہوتے ہیں، پھر ان کو ہیتھرو ایئرپورٹ سے لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ اور پھر لاہور ایئرپورٹ ہر جگہ انہیں وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، ان کے مقدمات ختم کیے جاتے ہیں. تو وہ ساری قوتیں جو ان کو ہمیشہ لے کے آتی ہیں ان کی فرمائش پر 2/3 میجورٹی کے ساتھ، تو ایک مرتبہ پھر وہ کوشش کی جا رہی. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم عوام کی طاقت سے اس کوشش کو ناکام بنائیں گے. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. گڈ ہے شاہدہ، کوشش جاری رکھیں. گڈ ہے، تھمز اپ، کوشش جاری رکھیں. مجھے ذرا جے یو آئی فے کے پاس جانے دیں. بہت بہت شکریہ کفایت اللہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جے یو آئی فے کو ریپرزینٹ کریں. کفایت اللہ صاحب، آپ کا جو سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا حریف تھا وہ تھا پاکستان تحریک انصاف. اب وہ تو الیکشن میں ہے ہی نہیں، تو اب آپ بھی چھوڑ دیں یہ بات کرنا کہ جی انتخابات کو ملتوی کیا جائے یا ڈیلے کیا جائے. اب تو فیلڈ آپ کے لیے کھلی کی کھلی ہے، جائیے اور اس کو آپ فتح کر لیجئے اس میدان کو. بینش دیکھے نا، ایک بیٹا ہوتا ہے اور ایک باپ ہوتا ہے نا، تو بیٹے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ باپ کے سامنے عرض تو کرتا ہے نا یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے. اب باپ کی مرضی ہے کہ وہ اس کی بات مانتا یا نہیں مانتا. تو ہم تو ریاست کو باپ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بیٹا سمجھتے ہیں. تو ہمیں تو سیکورٹی کا پرابلم ہے، اور ہمیں ایسے نہیں کہ مفروض آئے، ہم پہ حملے ہو چکے ہیں اور ہمارے لیے باہر نکلنا مشکل ہے. اب ہم باہر نہ نکلے اور الیکشن ہو جائے تو بھی سوالیہ نشان، اور باہر نکلے اور ہمیں مارا جائے تو بھی سوالیہ نشان. تو ہمارا وہ مسئلہ بدستور باقی ہے. تو ہم تو یہ عرض کریں گے اور کرتے رہیں گے. ہمیں جواب میں پتھر کا لکیر ملتا ہے یا جواب میں
वही पुरानी बात मिलती है, ये और बात है। लेकिन हम एक मुश्किल को अपनी कौम के साथ शेयर करते हैं सर, और हमारी रियासत मुश्किल तो भी आप समझे। मुफ्ती आप साहब, मुझे 1 मिनट रियासत- पहले मैं आपको मुश्किल बताऊं। जी जी, आप बिल्कुल बात आपको मुकम्मल कर लीजिए। जी। मुश्किल ये है हमारी कि हम मजहबी तबका कहलाते हैं और हमारा जिहाद से करीब का ताल्लुक है, और जिहाद और बंदूक, तो वो जो लोग हमारे मुखालिफ हैं, हम पे हमला करते हैं, उनको ये शिकायत है कि आपकी वजह से हमारे जिहादी कुव्वत के अंदर इजाफा नहीं हो रहा, आपकी वजह से हमारी बात नहीं सुनी जा रही, आप जमहूरियत छोड़ें और आप जिहाद की तरफ आए। हम उनकी बात नहीं मानते, तो वो उसके बदले में हम पर हमले करते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? अपनी कौम के साथ, अपनी पार्लियामेंट के साथ, जमहूरियत के साथ, आइन के साथ और पाकिस्तान के साथ, और दहशतगर्दी जंग का हमें सामना है। तो ऐसे हालत के अंदर जब हम मुश्किल पेश करते हैं तो हमारा मजाक न उड़ाया जाए ना, हमारे मुश्किल को समझा जाए। और इसलिए हमारी मुश्किल है कि हम महफूज बनाओ फिर इलेक्शन करो, और हम गैर महफूज होंगे तो इलेक्शन नहीं करेंगे। हमें जीने का हक हासिल है। जीने की बहुत अजीब बात है कि मुझे ये अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं हम, इतने मुश्किल हालात हैं। हमें ये हक हासिल है कि हम जिंदा रहें, जिंदा हम आवाम के पास जाएं, जैसे से वापस आए, हम पर कोई हमला ना हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी बात को समझ। जी जी बिल्कुल सर। मुफ्ती साहब, मैंने आपसे और भी सवाल करने हैं, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। प्लीज मेरे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुफ्ती साहब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो कि मैं प्रोग्राम के शुरू से ही मुफ्ती साहब से करना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आके करते हैं। वेलकम बैक जी। मुझे ज्वाइन किया हुआ जी मुफ्ती कुफायतुल्लाह साहब ने। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, मेरे साथ बने हुए हैं जी राना एहसान अफजल खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मुफ्ती साहब, गवर्नमेंट को मैं सुन रही थी, फॉरेन ऑफिस को मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि मौलाना साहब का जो अफगानिस्तान का ट्रिप है उसको ओन नहीं किया गया। वो ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं गए हैं। तो जब आपको गवर्नमेंट ओन ही नहीं कर रही है तो आप तालिबान हुकूमत से मिलने जा रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, ये किस कैपेसिटी में गए और क्या हासिल हुआ सर आपको? देखें, गवर्नमेंट ऑन करे या ना करे, हमने गवर्नमेंट को इत्तला की थी कि हमें दौरा करने वाले। ठीक है। हमारे पास कोई सरकारी होता या ऑफिस तो नहीं है ना, तो हमने उनको इत्तला की और हमें वज़ारत खारजा ने ब्रीफिंग की कि क्या क्या मुश्किल है और कहाँ कहाँ से मुश्किल आ रही है। ओके। अब ये ठीक है, हम वज़ीर खारजा नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं है, और कोई ऐसी सरकारी पोस्ट नहीं है, तो क्या कि दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करने के लिए सरकारी पोस्ट का होना जरूरी है, सरकारी मनसब का होना जरूरी है? एक मुश्किल तो मौजूद है। ये तो हमारे वज़ारत खारजा नहीं कह रही, मुश्किल ही नहीं है, मुश्किल तो है। आए रोज बम धमाके हो रहे हैं, फौजियों पर, पुलिस पर, FC पर, आम लोगों पर, हम पर भी हो रहे हैं, तो एक मुश्किल मौजूद है। उस मुश्किल को हल करने के लिए कोई ऐसी शख्सियत सामने आती है तो यकसा मकबूल है अफगानिस्तान में और यकसा मकबूल है पाकिस्तान में, और वो मौलाना सुलेमान से भी शख्सियत है। तो शख्सियत का फायदा उठाकर अगर कोशिश की जाए सुलह के लिए तो उसमें यानी वज़ारत खारजा का बयान तो मैं जरूरी नहीं समझता हूँ, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन चलो अगर उन्होंने दे दिया तो उन्होंने अपनी सरकारी हैसियत को संभाला कि बड़े बड़े इशारे किए कि हम बात नहीं करेंगे और हम खत्म होगा इनसे कोई। तो आप अगर वो कहते हैं कि नौ सदर मानते तो अगर ऑन करते तो हिसाब का बयान आपकी नफी होती है, तो उनको ये कहकर तो उन्होंने अपने आप कुछ बात चढ़ाई, लेकिन बात तो खत्म नहीं हुई, बात तो है और आपने बात से खत्म करना है। ये वाली बात आपने मुफ्ती साहब ये जुमला बड़ा अच्छा बोला, बड़ा अच्छा बोला। इसी जुमले को मुझे आगे अलाउ करे, कैरी ऑन करना। मैं वापस आऊंगी आपके पास दोबारा सवाल लेकर के, लेकिन बात तो खत्म नहीं हुई, बात तो जारी है। राना साहब, बात खत्म नहीं हुई है। कौन सी बात? PTI की बात। बल्ला छिन गया, लीडर भी नहीं है, बानी भी नहीं है इलेक्शन के अंदर, मगर मामला यह है कि उनके कैंडिडेट्स तो हैं, इंडिपेंडेंट हैसियत के अंदर वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, उनको आपकी नफरत का वोट भी पड़ेगा, नेशनल असेंबली में भी आएंगे। आप उनको अपनाएंगे क्या? वो अलग बात है कि आपकी पार्टी के पास आपके लिए चाहे जगह हो या ना हो, लेकिन शायद उनको अपनाने के लिए जगह हो। मेरे ख्याल से आप नमक छिड़क रही है, तो पहली जो है वो दुखी है। तो राना साहब दुखी ना हुए, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, आप ही लोगों से सीखा है मैंने।
रोजाना सीख रही हूं, हर शो में सीख रही हूं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और आप तमाम सियासतदान मुझे बार बार इस बात पे यकीन दिलाते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। तो मेरे पे आप ये इल्जाम ना लगाएं कि मैं आपके नमक छिड़क रही हूं आपके जख्मों पर। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, पार्टी ने नहीं ख्याल किया तो सर मैं क्या, मैं तो फिर भी ख्याल कर रही हूँ, मैं तो फिर भी बुला रही हूँ, मैं फिर भी आपसे सवाल पूछ रही हूँ जी। मैं तो पार्टी, देखें पार्टी के साथ खड़े इंशाल्लाह। खैर एनीवेज, आपका जो सवाल है, कैंडिडेट्स मौजूद हैं, बड़ी अच्छी बात है, और अच्छा मुकाबला होगा, और उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए कि वो अपना जो भी, मेरे ख्याल से ये भी निशान का भी जो इशू है वो बड़ी अगले 2-4 दिनों में क्लियर हो जाएगा कि कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो पीटीआई के नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं। तो कोई इतना भी बड़ा सेटबैक नहीं है। बहरहाल आगे क्या होता है वो तो इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद उस पर तज्जिया इंसान कर सकता है कि जो इंडिपेंडेंटली जीत के आएंगे वो क्या करते हैं, किस तरफ जाते हैं। जो जीत कर आएंगे वो पीटीआई के तो नहीं होंगे ना, आप ये छोड़ दें वो किस तरफ जाते हैं। आप मुझे अपनी पार्टी का बता दें, वो तो रख ही लेगी ना उनको। अब जाहिर सी बात है, एक जीता हुआ शख्स है, अगर वो कहेगा कि जी मैंने आना है, तो आपकी पार्टी कहेगी नहीं हमें नहीं, हमने नहीं आना, जगह पूरी हो चुकी है। आप अप्रोच करेंगे हुकूमत बनाने के लिए? देखिए डेफिनेटली जो हुकूमत होती है वो कोशिश करती है कि वो एक स्ट्रेंथन्ड गवर्नमेंट हो, और अगर कोई पार्टी के अंदर पार्टी पॉलिसी के तहत आना चाहता है तो उस वक्त उसको इंडिविजुअल केस को देखा जा सकता है, और पार्टी मैं ये नहीं कहूंगा कि देखा जा सकता है दरवाजे बंद कर देगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है शाहिदा रहमानी साहिबा, आप भी देखेंगे, आप भी एक्सेप्ट करेंगे, आप भी ऑफर करेंगे? और फिर लेट मी अलाउ मी टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्या हॉर्स ट्रेडिंग में इजाफा हो सकता है? नहीं, ये तो शुरू में लोगों शाहिदा से सवाल है, शाहिदा से सवाल है राना साहब, ये सवाल शाहिदा से है, आपका जवाब मुझे आ गया जी। शाहिदा देखिए विनिश, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग की, हौसला शिकनी की, उसकी मजम्मत भी की, और अपने दौर में जब हमारी सेनेट के इलेक्शन हुए तो उस दौर में हमने तमाम पार्टीज को आपस में एक कोलिशन पार्टनर बना के और इस तरह इलेक्शन किया कि किसी की हौसला अफजाई नहीं हो सकी कि वो खरीदो फरोख्त होती, और बेहतरीन मैं समझती हूँ एग्जाम्पल थी। इसी तरह अब भी अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, ये तो इलेक्शन के बाद की बात है, लेकिन कोशिश हमेशा ये की जाएगी कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, और वो लोग जो गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं और सिंसियरिटी के साथ पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, तो मैं समझ, और अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है तो जब भी कोशिश होती है कि हम सबको लेकर चलें, अपोजिशन हो, चाहे वो अपोजिशन में बैठना चाहते हैं या वो अलायंस बनकर चलना चाहते हैं। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इन आजाद उम्मीदवारों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मुफ्ती साहब मुझे बताइए कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही है और कहती भी है कि उनका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ नून लीग यानी शेर से है, आपको लगता है कि वो जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, आप लोगों की पार्टी से उनका कहीं पर भी कोई मुकाबला नहीं है? और दूसरी चीज ये कि जो आजाद उम्मीदवार है, जो पीटीआई के अब आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, आपको क्या लगता है कि वो कहां जाएंगे? उनका सियासी मुस्तकबिल क्या, उनके ऑप्शंस क्या हैं? राम के साथ इख्तिलाफ करूंगा कि आप कह रहे हैं कि हार्स ट्रेडिंग नहीं होगी। जब हार्स होंगे हार्सेस तो ट्रेडिंग तो हो जाएगी। आपको हार्सेस का रास्ता रोकना था, वो उस हार्सेस का रास्ता न रोका जा सका, उसके अंदर हमारी अदलिये भी शामिल हो गई है और मुक़्तदर लोग भी शामिल हो गए। अब ये लोग जीतेंगे आजाद जी। आजाद उम्मीदवार जीत कर क्या वो इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन करेंगे? नहीं। उनको इशारा किया जाएगा कि आप फलां जगह जाओ तो वो जाएंगे। तो हार्स ट्रेडिंग की सरपरस्ती तो रियासत करेगी, और जिस जुर्म की सरपरस्ती रियासत करती है तो वो उसको जुर्म ही नहीं कहा जाता, उसको तो एजाज और फखर कहा जा सकता है। तो ये एक ऐसा है कि काले को सफेद कह दिया गया और सफेद को काला। मुफ्ती साहब इशारा कहाँ से किया जाएगा ये तो बता दें। नून लीग करेगी, पीपल्स पार्टी करेगी? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, हाँ। एक चीज गलत है, वो बिल्कुल ही गलत है। सही, वो इसको ठीक नहीं कर, कोई भी करे तो गलती होती है। ये नहीं कि ताकतवर लोग गलती करें तो हम चुप हो जाएं और हम कमजोर लोग करें तो नहीं। ये दो दोहरे मायार ठीक नहीं होते। मैं तो इसके हक में कतान नहीं हूँ कि हाथ से की जाए, और या हाथ से नहीं करे तो बड़ी तादाद में लोग आप कहाँ रखेंगे। और फिर जो उनकी सीटें खवातीन की मखसूस और वाकलियतों की वो जो जाए होंगी उसका क्या मदावा होगा? 12 ये चीज तो ठीक नहीं है। रह गया पीपल्स पार्टी का मुकाबला PMLN से है या PMLN का मुकाबला पार्टी से। अब चाहे
नस्लियाती तौर पर एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए ये जो भी तरीक़ेकार इख्तियार करें, लेकिन जब ये अनाउंस हो गया कि मियां नवाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म होंगे पीएमएल की तरफ से, और बिलावल भुट्टो साहब हमारे वज़ीर आज़म होंगे, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले, तो अब दो वज़ीर आज़मों की कुर्सी तक पहुंचने के लिए दौड़ तो है, किसी दो को तो मुकाबला देते हैं। अब पीएमएल वाले माने तो भी मुकाबला है, न माने तो भी मुकाबला है, और पीपल्स पार्टी वाले इकरार करें न करें तो मुकाबला है। मुफ्ती साहब, आप किसकी वजारत उज़्मा में सदर बनना पसंद करेंगे? नवाज शरीफ के वजीर आजम होकर के मौलाना साहब सदर बने, या बिलावल के वजीर आजम होकर के मौलाना साहब सदर बने? आप हमें रास्ते से ना हटाएं, ठीक जा रहे हैं। इस वक्त मैं इन 15 के एक पहाड़ों में हूँ, कैंपेन कर रहा हूँ, और मेरा मुकाबला मियां नवाज शरीफ साहब। तो अब यहाँ से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार हमारी हिमायत कर रहा है। अब ये जमहूरियत का हुस्न है, हमारे इतिहाद बनते छूटते हैं, लेकिन वो हुकूमत और इंतखाबात की बात बनते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा वजन कितना है, किसके साथ जाना है, और अपने नजरियात और अहदाफ को देखा जाता है। तो ये इस वक्त ये तब करना ठीक नहीं होगा। हम सदारत के मुतालबा तो हमारा था, फिर की हो सकता रहेगा, लेकिन सदारत को ख्वाहिश बनाकर हम नहीं रहेंगे। ठीक है, हम अपने जंदे और एजेंडे के साथ मैदान में मौजूद हैं, इंशाअल्लाह डटकर। चलिए जी, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। देखते रहिए सीधी बात वीनर सलीम के साथ। वेलकम बैक जी। राना साहब, मैं जरा आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी, लेकिन थोड़ा से नाम इधर उधर कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम बनते हैं तो आप सदर मौलाना साहब को देखना चाहेंगे, या आप आसिफ अली जरदारी साहब को देखना चाहेंगे? क्या चाहेंगे आप? देखें, ये तो जो अगर कोई कोalition हुकूमत बनती है तो उसके मुताबिक होगा। देखें, मैं तो समझता हूं कि जो भी सेटअप आएगा उसमें तगड़ी ऑपोजिशन होना भी जरूरी है। एक अच्छी ऑपोजिशन के बगैर जो ये पार्लिमानी डेमोक्रेसी है या जो जमहूरियत का निजाम पाकिस्तान में है, मियां साहब को ना तगड़ी ऑपोजिशन बारे में आती नहीं है। वो तो फिर चाहेंगे कि खुर्शीद शाह साहब बन जाएं, अगर शहबाज शरीफ साहब बने तो फिर चाहेंगे कि कोई राजा रियाज उनको मिल जाए। ऐसी बातें ना करें ना, आप अपना पॉलिटिकल एनालिसिस भी दें, क्योंकि इस दफा बिलावल ने भी बहुत टफ टाइम देना है। अगर वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठे तो इस दफा बिलावल वो वाले बिलावल नहीं होंगे जो आपने पिछली दफा देखे हैं। जी देखिए, बात यह है कि हमने तो 2008 से 18 का जो निजाम था वो एक अच्छा निजाम था, जहां ऑपोजिशन का बड़ा एक फाल किरदार था और गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का एक वर्किंग रिलेशनशिप भी था। जहां तक आपकी 18वीं तरमीम है, जहां तक इलेक्शन एक्ट था, जहां तक बड़े पाकिस्तान का एजेंडा था, वहां मिलके भी काम करके दिखाया। तो यही तरीका होना चाहिए। एक चेक एंड बैलेंस का निजाम होगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। तो मैं तो इस चीज को बिल्कुल रद्द करता हूं कि अगर सारी जमातें हुकूमत में आ गई तो वो एक इफेक्टिव निजाम होगा। अगला जो निजाम आने वाला जो भी ये रिजल्ट होगा उसके अंदर एक तगड़ी ऑपोजिशन होना जरूरी है। ऑल राइट, शाहिदा रहमानी साहब, फाइनल क्वेश्चन टू यू। मुल्तान की अगर मैं बात करूं तो मुल्तान में पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, हमने तो ये पैटर्न ऑब्जर्व किया कि नून लीग के 20-20, 25-25 साल पुराने जो आपने प्लेयर्स हैं उनको तोड़ा, लेकिन नून लीग उनको प्लेयर ही नहीं मान रही। वो तो कह रही है कि ठीक है पीपल्स पार्टी में चले गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो इस दफा उनको टिकट ही नहीं देना था। तो ऐसे प्लेयर्स को उठा करके, ऐसे लीडर्स को उठा करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या फायदा कर लिया? देखिए, नून लीग जो स्टेटमेंट दे रही है वो उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो सकता है, लेकिन ये इनकी भारी विकेट थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कामयाबी है कि इसका मुल्तान हो या लाहौर हो, पूरा पंजाब के अंदर नून लीग की विकेटें धड़ाधड़ गिर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आ रही हैं। और इलेक्शन का मैं समझती हूँ, और ये जमहूरियत का भी हुस्न होता है कि उस इलेक्शन के दौरान और आफ्टर इलेक्शन इस तरह की चीजें होती रहती हैं। मैं समझती हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने दोबारा एक भरपूर स्ट्रेंथ के साथ कदम रखा है, और तमाम पॉलिटिकल जो तमाम कैंडिडेट्स को जिस तरह पजीराई मिल रही है, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों के अंदर भरपूर तौर पे लोगों की शिरकत है, ये इस बात की गमासी। और मुफ्ती किफायत साहब ने तो खुद इस बात पे इकरार कर लिया कि नून बामुकाबला पीपल्स पार्टी ही चल रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी, मुफ्ती साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला इस मुल्क को जमहूरियत की जो पटरी है उसको डिरेल नहीं करे। आमीन, और आमीन। जो लोग जमहूरियत की लहलाए जमहूरियत पर बुरी नजर बनाई हुई, अल्लाह ताला उनको नाकाम करे और खैर हमारे इंतहाई मरहला गुजर।
बिल्कुल जी, आमीन सुम आमीन। तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।